Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and students. Welcome to the second half of today's lecture. Actually the first half was interrupted so I have to start again from the opportunistic computing. आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं opportunistic networks की and there is one of the concept related with the opportunistic computing opportunistic network and that is called the opportunistic computing. कंप्यूटिंग का आपको पता होगा, कैलकुलेशन डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा. अभी तक जो हमने पढ़ा अबाउट द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क, वहाँ पे हमने स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ किया फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, डेटा को स्टोर करना, उसको कैरी करना एंड देन अपॉर्चुनिस्टिकली उस डेटा को फॉरवर्ड करना टू द नेक्स्ट नोड विच इज़ अवेलेबल या जो इस नोड के कवरेज रेंज में है या इसके साथ कांटेक्ट में है, राइट. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ द हार्ट ऑफ द opportunistic networks. In opportunistic computing we actually go one step ahead. यानी अब हम डिवाइसेस को सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे. वी आर नाउ गोइंग to use the devices for computational purposes as well, opportunistically. So in opportunistic computing, when two devices come into contact opportunistically with one another, it is going to be a great opportunity not only to use the communication capabilities of the device but also to share and exploit each other hardware and software resources, exchange information and execute tasks remotely. So this is going to be something which is related with the computational things. This is actually a new paradigm, a new computational area or a new research field जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, and that is called opportunistic computing. There are some issues that need to be addressed and one of the issue is privacy and security. For example, why would I offer my own resources, my own personal resources to someone for his or her own use? हो सकता है कि वो resources को use करे या ना करे but वो मेरे डेटा को जो है वो exploit करे, वो मेरे लोकेशनल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करे, मेरे फ़ोन के डाटा को एक्सप्लॉइट कर ले. So issues are there specifically related with the security and privacy, but there must be a trust, a level of trust and a level of security and a level of privacy there while offering such type of services and some incentives mechanism as well. और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस को, अपने मोबाइल को ही एज अ कंप्यूटेशनल यूनिट कंसिडर कर सकते हैं. आप अपने फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्मार्ट गाड़ी है, उसको भी आप जो है एज अ रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं. एंड अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज़ के आप कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं एंड योर व्हीकल इज़ स्मार्ट व्हीकल. अब उसके रिसोर्सेज आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ भी है, स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ भी है, उसमें जो है वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी है, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ भी है, लेकिन आपके रिसोर्सेज आइडल है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. लेकिन जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं उसी पार्क का जो ओनर है उसने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है कि वो आपको चार्ज नहीं करता कि आपकी गाड़ी जो है जहाँ पे आप पार्क कर रहे हैं यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट पर आवर. नो, देयर द पार्किंग इज़ फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन द रूल इज़ के जब आप गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी का ओनर जो है वो रिलायबली, ट्रस्टेबल वे में, सिक्योर वे में, प्राइवेसी को सामने रखते हुए आपकी गाड़ी की कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को या स्टोरेज रिसोर्सेज को या प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को या कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को वो खुद यूज़ कर सकता है फॉर हिज और हर ओन पर्पसेस. सो यू डिड एन एग्रीमेंट, यू डोंट नीड टू पे, दैट इज़ एन इंसेंटिव. And the person, the owner of the garage of the parking area is going to utilize your resources. So this is like a two-way handshake. So in opportunistic computing हम actually क्या करते हैं, we are actually exploiting the device's contact opportunity for computational purposes.
इसमें हर एक यूज़र जो है वो अपने मोबाइल या अपने स्मार्टफोन के रिसोर्सेज को यूज़ करने के अलावा अपॉर्चुनिस्टिकली वो अदर यूज़र के डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकता है, but in a trustable and in a secure way. So that is the basic idea, the basic concept of opportunistic network. और इस नेटवर्क में जो आपके पास जो humans हैं, they actually play a key role because they actually carry the devices. और इस अपॉर्चुनिस्टिक कंप्यूटिंग में आप जो है फंक्शनैलिटीज़ को मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं ऑफ द रिसोर्सेज जो कि आपको किसी नेटवर्क में अवेलेबल हैं, एंड यू एक्चुअली इंजॉय मच मोर रिचर फंक्शनैलिटीज़ देन actually available to you on your own devices. You can actually get more higher speeds, more data rates, more access to the resources, वगैरह वगैरह, or more data as well. So opportunistic computing is actually a generalized concept of the opportunistic networking, और इसमें उसका जो की कॉन्सेप्ट है कि इट विल एनेबल यू टू opportunistically use any resource of any person available in the network in a trustable and secure way. But the human is going to be the key factor in the opportunistic computing. Why is human a key factor? Because जो humans हैं actually they have a social contact. They actually carry these devices with themselves, and इट इज़ द बिहेवियर ऑफ द यूज़र के जो आपके डिवाइसेस हैं वो उसके यूज़र्स के बिहेवियर को फॉलो करते हैं. यूज़र का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, डिवाइस विल ओनली बी पार्टिसिपेटिंग इन दोज टाइप्स ऑन दोज थिंग्स जहाँ पे यूज़र्स का इंटरेस्ट होगा. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव सम म्यूज़िक फाइल्स ऑन माई डिवाइस एंड आई वांट टू एक्सचेंज देम विद द पर्सन्स जिनका जो जेनर है म्यूज़िक का वो सेम हो. तो opportunistically if I get in contact with someone तो हम ये चीज़ें जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, या हो सकता है वो मेरे डिवाइस का म्यूज़िक मेरे डिवाइस के पे ही प्ले करके देख लें. सो दैट इज़ के जो आपके डिवाइसेस हैं दे एक्चुअली फॉलो द ह्यूमंस, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एंड टू characterizing the social contexts which come from these different sensing devices. And actually we are enriching the functionalities of these devices, क्योंकि अगर आप कहीं पे environmental कहीं पे कोई सेंसिंग कर रहे हैं तो अगर एक बंदा सेंसिंग कर रहा है एक डिवाइसेस से सो लिमिटेड, लेकिन अगर 10 बंदे जो हैं वो कलेक्टिवली मैयर कर रहे हैं एंड आल्सो दे आर यूजिंग वन अदर डिवाइसेस फॉर प्रोसेसिंग, वन अदर डिवाइसेस फॉर सेंसिंग. फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल फ़ोन में टेम्परेचर को सेंस करने के लिए सेंसर नहीं है लेकिन आपके डिवाइसेस में हैं, तो मैं आपके डिवाइसेस को सेंसर को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को मैयर करूँगा और उसके से वो डेटा कलेक्ट करके अपने किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करूँगा. सो एक्चुअली आई एम यूजिंग यूर डिवाइसेस, यूर सेंसर्स, यूर डिवाइस कंप्यूटेशनल एंड सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ फॉर माई ओन यूज़. अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम सेवरल एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं related with healthcare, related with transportation, and related with crisis management, just to name a few. So the list is countless. अब इस opportunistic computing को मज़ीद elaborate करने के लिए we are going to take a single example, and the example is related with the healthcare scenario, and that is pervasive everywhere, available everywhere healthcare scenario. रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं. अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है बट द पेशेंट रिक्वायर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, कोई फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या हेपेटाइटिस या कोई लेट्स सपोज डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है जिसको कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए बट वो हॉस्पिटल में नहीं है, या कोविड का कोई पॉजिटिव पेशेंट है और उसकी आप कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं बट द पेशेंट इज़ एट होम, राइट. तो उसके लिए डिफरेंट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं. वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ द कि किस तरह अपॉर्चुनिस्टिक कंप्यूटिंग इसमें हेल्प कर सकती है. सो इन दिस पार्टिकुलर एग्जांपल
जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी को हम इक्विप्ड करेंगे विद हिज ओन पर्सनल डिवाइस, वो तो उसके पास होगा ही, पॉकेट में हो, हैंड में हो, कैरी कर रहा हो, साइड पे रखा हो, दैट इज़ गोइंग टू बी विद द पेशेंट, प्लस सम अदर सेंसर्स for collecting the vital signs. What is the blood pressure? What is the heartbeat? What is the oxygen level? What is the diabetes in the sugar, etc. So you can actually measure different vital signs with the help of sensors. उसके लिए आपको इस पेशेंट की बॉडी पे डिफरेंट सेंसर इंस्टॉल करना होंगे एंड सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड बॉडी एरिया नेटवर्क, जहाँ पे आप सेंसर्स को एक्चुअली या तो स्किन के ऊपर जो है वो इम्प्लांट करते हैं या क्लॉथ्स में, या जो है समटाइम्स बिलो द स्किन ऑफ द पेशेंट जो है वो आप सेंसर्स को डिप्लॉय करते हैं, इम्प्लांट करते हैं. अब ये सेंसर्स जो हैं दे विल कंटिन्यूसली कलेक्ट सैम्पल्स, कंटिन्यूसली कलेक्ट द डेटा from the patient, and then it will analyze, process the data and will send it to the remote medical center for checkup by the doctors उसको जो है वो रियल टाइम में रिमोटली उसको चेक करके पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि कौन से स्टेप्स वो ले सकता है, कौन से मेडिसिन वो ले सकता है, वगैरह वगैरह. सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. अब इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे फिगर में डिपिक्ट भी किया गया है. एक्चुअली वी हैव टू डिफरेंट सिनारियोज. ऑन द लेफ्ट वी हैव अ सिनारियो जहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट है और वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर हमने डिफरेंट सेंसर्स इम्प्लांट किए हैं, लगाए हैं. And the patient also carry a smartphone with him, right? So we have a body area network, and also the patient is connected with the home network. कोई वाईफाई नेटवर्क है जिसके साथ वो कनेक्टेड है, या 3G 4G भी हो सकता है, या होम नेटवर्क कुछ भी हो सकता है जिसके साथ वो कनेक्टेड है. So इन सेंसर्स से जो डेटा आएगा इट विल एक्चुअली इनरिच द अपॉर्चुनिटीज़, इट विल एक्चुअली इनरिच द फंक्शनैलिटीज़. प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय एक्सप्लॉइटिंग द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अदर डिवाइसेस, इस एनवायरनमेंट में सिर्फ ये पेशेंट नहीं है जिसके पास ये मोबाइल डिवाइस है. वी आल्सो हैव सम अदर फैमिली मेम्बर्स या केयर टेकर पर्सनस, and all of them have smartphones as well. Similarly, we have some other sensors installed in the environment, just like you see a sensor here, a sensor is here. अब ये sensors तो इसकी body से related vital signs measure करेंगे, लेकिन ये जो sensors है it will actually sense the temperature of the room, for example. It will actually monitor the herbs in the level, the humidity in the air, etc. So these are actually environmental sensors inside the home. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन सेंसर्स के डेटा को, इस पेशेंट के वाइटल साइंस को और इन सेंसर्स के डेटा को कलेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं. सिमिलरली वी आल्सो हैव डिवाइसेस विद अदर पर्सन्स. उन डिवाइसेस से भी हम डेटा को जनरेट कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं. सो एक्चुअली वी आर एक्सप्लॉइटिंग द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अदर डिवाइसेस अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, ईच पर्सनल मोबाइल डिवाइस, and also the environmental monitoring sensors, the data collected by them, not only the patient data. So actually we have got some more useful data. अब इस डेटा से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस पेशेंट से कितने बंदे जो है वो मिलने के लिए आ रहे हैं, द कॉन्टेक्ट विद अदर पर्सनस. सिमिलरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, विच विल हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस एंड सो ऑन. सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस फिगर वी हैव अ सिनारियो विदाउट opportunistic computing. यहाँ पे एक यूज़र है who want to take benefit from other resources, from these sensors and from the devices of these persons. उनसे फ़ायदा लेने का एक ही तरीका है और वो है कि आप
थ्रू दिस सेंट्रलाइज अथॉरिटी आप इन डिवाइसेस के डेटा से या इनके जो सेंस्ड पैरामीटर्स है उनसे फ़ायदा ले सकते हैं इन अ सेंट्रलाइज वे, नॉट डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल जो हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इट माई नीड टू एलाबोरेट डेटा फ्रॉम द एनवायरमेंटल सेंटर्स सेंसर्स एंड अराउंड द मॉनिटर्ड, जो कि यहाँ पे इस पर्सन के इर्द गिर्द आपने लगाए हैं. This will provide information about the conditions of the environment that might contribute to explain healthcare data monitored by the body sensors. इन दोनों सेंसर्स के दरमियान, बॉडी सेंसर और एनवायरमेंट सेंसर के दरमियान कोलैबोरेशन हो सकती है, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. इसके अलावा जो इन पर्सनस के डिवाइसेस से जो डेटा आ रहा है, इट कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ बेटर व्यू ऑफ द सोशल environment in which the samples have been taken, या सोशली एस्पेक्ट्स कौन कौन इनसे मिलने आ रहा है, किस किस टाइम पे मिलने आ रहा है, वगैरह वगैरह. हाउ दिस सिनेरियो वर्क, एक्चुअली जो सेंसर्स हैं वो डेटा को कलेक्ट करने के बाद, सेंस करने के बाद, दे विल सेंड इट टू द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी फॉर प्रोसेसिंग, विच इज स्टेप नंबर 1. इसी तरह जो environmental sensors हैं, they will also sense the environment, collect data and will send the samples to the centralized authority, which is H. Similarly, these persons with smart devices, they will collect the data and then will send their collected data toward this centralized authority, which is step number 2 as well. अब इन स्टेप नंबर 3 जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, इट विल एक्चुअली एलाबोरेट, इट विल एक्चुअली एनालिसिस ऑल द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट sensors and from the patient personal device, also data collected from the environmental sensors and data collected from these personal devices of other persons. सारे डेटा को ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी एनालाइज करेगी इन स्टेप नंबर 3. अब स्टेप नंबर 4 में जो फाइनल रिजल्ट है ऑफ द एनालिसिस ऑफ द एलाबोरेशन, इट माइट नीड टू बी सेंड बैक टू द यूजर, टू द पेशेंट. वाई? टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस. अगर ब्लड शुगर हाई है, दिस इज टाइम टू टेक एन इंसुलिन और अ टैबलेट. अगर ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, दिस इज टाइम टू टेक अ टैबलेट. if you need some rest, if you need to take medicines, if you need to go for a walk, if you need to eat something, जो भी decisions है based on the analysis, it will be forwarded, communicated to the patient in step number 4. But in this scenario, we do not actually use any opportunistic computing. यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो infrastructure based हो रहा है, वो centralized authority ये सारे काम हमारे लिए कर रही है. Now the second scenario on the right hand side is actually जहाँ पे opportunistic computing involved है. And actually this will radically simplify all the operation, not only simplify the operation but will make the scenario more efficient, will make the data collection and analysis process more efficient. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम सिनारियो है बट विद अ डिफरेंट एंगल. जो आपके पास मोनिटर्ड यूज़र डिवाइसेस हैं, it actually uses a distributed approach. It will automatically exploit the resources of the other persons in the environment in a distributed fashion, जो कि उसके इर्द गिर्द हैं, and will take and collect the samples and will elaborate them locally without requiring the intervention of any centralized authority, as we saw in case number in the first scenario. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है. जो इन्वायरमेंटल सेंसर्स डेटा को सेंस करके कलेक्ट कर रहे हैं और जो ये पर्सन्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके डिवाइसेस से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो हम किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी को नहीं सेंड कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम सेंड कर रहे हैं टू दिस पर्सन ऑन डिवाइस. जो प्रोसेसिंग है, जो एनालिसिस है, जो एलाबोरेशन है, वो भी हम कहाँ पे कर रहे हैं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे नहीं कर रहे हैं, इसी पर्सन के मोबाइल पे कर रहे हैं. And then you can send the collected data to the network for onward submission to the hospital, to the doctors or to the paramedical staff etc. So यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है कि opportunistic computing feature को हम क्या कर रहे हैं, involve कर रहे हैं in a distributed way. So both data sampling and elaboration, it will actually be mapped to service components which are available on the devices. And this is executed in a distributed fashion. So इसके कुछ advantages भी हैं कि it actually provide more efficient solution
because जो distributed approach है उसके अपने advantages हैं, so it will actually borrow the advantages of the distributed approach rather than using the centralized controller. इसके अलावा it will actually result in more efficient solution because overhead in term of network traffic will be drastically reduced. यहाँ पे centralize जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एक नोड पे लोड ज़्यादा होगा, तो लोड ज़्यादा है तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, while in this case हम क्या कर रहे हैं, लोड को मिनिमाइज कर रहे हैं. Okay, let us move to the next topic. Our next topic is about the characteristics of opportunistic networks, and this is very simple. जिस तरह मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, कुछ खसूसियात, कुछ हमने डिले टॉलरेंट नेटवर्क्स में भी पढ़े थे. And now it's time to see the characteristics of the opportunistic networks, which is a subcategory of the delay tolerant network. So here are some characteristics. जो opportunistic network है, it share some concept with other wireless infrastructureless networks like mobile ad hoc network, like vehicular ad hoc network, like delay tolerant network, like pocket network, pocket switch network, etc. But it has some specific characteristics as well. कौन कौन सी characteristics हैं? Let us go through them quickly. First characteristic, opportunistic network में जो आपके पास nodes हैं, they are actually mobile devices which are carried by human beings. So यहाँ पे जो network है, it is actually a dynamic network जो कि कंटिन्यूस, जिसकी टोपोलॉजी नहीं होती, कनेक्टिविटी एंड टू एंड नहीं होती, एंड दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द मोबाइल डिवाइसेस या स्मार्ट डिवाइसेस जो कि हम ह्यूमन बींग्स अपने साथ कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So this is a network actually formed by the mobile devices that are carried by the human beings. That is the first characteristic. And due to this characteristic, such type of networks are also called pocket switched network or pocket social networks भी आप इसको कह सकते हैं. Second is about mobility patterns. The mobility patterns are actually linked with the mobility patterns of the devices are actually linked with the mobility patterns of the carrier of the humans. यानी जहाँ पे आप जा रहे हैं, आपका डिवाइस आपके साथ जा रहा है. So what mobility pattern actually you follow is followed by the devices that you carry along with yourself. Plus it is independent and uncontrollable, right? बाज़ औक़ात for example आप कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई फ्रेंड मिलता है, हेलो हाय हो जाती है, बट यू डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग एंड ही डोंट नो वेयर यू आर गोइंग. Unpredictable, independent mobility patterns. This is a challenge as well. In some cases you actually know कि आपका जो नोड है, जो आपके डेटा को स्टोर करके कैरी करके फॉरवर्ड करके ले जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है. In some cases you can predict the mobility, while in other cases it is a bit challenging to predict the mobility. या हो सकता है कोई अपनी लोकेशन जाहिर ही ना करे कि वो कहाँ पे जा रहा है. So this is the second characteristic. Third characteristic is that the devices actually have limited resources. We are talking about smartphones, we are talking about gadgets, and they are battery powered. So if you are carrying someone else's data, so you are actually utilizing your resources, more specifically your battery power, your storage, your networking, communication capabilities, and all these resources have a limit, and they have limited resources. So the characteristic is a challenge as well. Like, why would I offer someone else my own resources
what would I get in response? ठीक है, because I have limited resources. अगर मेरी सारी बैटरी जो है वो आपके डेटा को कैरी करने में लग जाए, so how will I benefit from my own device, right? So this is a challenge, a characteristic and an issue as well. इसके अलावा जो फोर्थ फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है कि द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज डिवाइसेस इज़ थ्रू द नेटवर्क एंड द नेटवर्क हैज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, so the communication is wireless. So mobility is a challenge in itself, but infrastructure-less communication is also a challenge. आपके पास कोई centralized authority नहीं है, so अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती तो आपकी सिक्योरिटी भी टाइट होती. अब यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी दूसरे नोड के साथ अपने नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे मोबाइल के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे यूज़र को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी, अपनी रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट. सो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट, इन रिगार्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड ट्रस्ट. सो जब भी हम अपनी रिसोर्सेज किसी को ऑफर कर रहे हैं विदाउट एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, वी मस्ट नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट सच थिंग्स. सो इसीलिए सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड ट्रस्ट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स. ऑल वायरलेस डिवाइसेस जो कि नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, दे एक्चुअली हैव अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एंड आल्सो जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी कम हैं. एंड देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन एक्चुअली अफेक्ट दिस वायरलेस कम्युनिकेशन एज वेल. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कुछ डेडिकेटेड सिनारियोज़ की, लाइक जिस तरह हमने व्हीकुलर नेटवर्क्स की बात की कि वहाँ पे दो व्हीकल्स आपस में अपॉर्चुनिस्टिकली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स, बट द प्रॉब्लम इज़ शॉर्ट रेंज. उन दोनों के दरमियान, उन दोनों की जो कम्युनिकेशन रेंज है वो बहुत कम है. एंड आल्सो द टाइम, the contact time between them is very small, especially if they are moving at a high speeds on highways or motorways. So these networks में जो devices हैं, communication तो wireless होगी, लेकिन जो wireless communication के जो range है वो बहुत कम है. So that is a characteristic and a challenge as well. And also wireless communication है तो other factors can degrade the quality of the signals, attenuation, reflection, refraction, diffraction, fading, obstacles between the signals, etc. So plenty of factors can actually affect the communication, wireless communication as well. Okay, another feature is that it will allow the devices to directly communicate with one another if they are inside the range of one another. Centralized authority के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी है. उसका एक नुकसान ये है कि authentication का प्रोसेस बहुत लेंथी होगा and you are actually dependent on a centralized authority. If it goes down, everything goes down. So wireless network में infrastructureless communication अगर है तो उसमें जो है both the parties, both the devices, they are capable to communicate with one another directly. Another point is that the communication between the devices that are not in the range of one another, यानी यहाँ पे end to end connectivity की requirement हमें नहीं होती. और जहाँ पे end to end connectivity नहीं है और आप still data को destinations की तरफ send करने जा रहे हैं, so the characteristic of such type of network is that it will use the store, carry and forward paradigm, जो कि हम above explain कर चुके हैं कि what is store, carry and forward paradigm. And this is a graphical view of the opportunistic networks. You see peoples are with their smartphones and they are actually exploiting the opportunistic contacts with other person's devices in order to send the data to them for onward submissions. Well, we have studied 3 different types of networks, right? हमने मोबाइल एड हॉक नेटवर्क पे बात की, हमने
डिले टॉलरेंट नेटवर्क पे बात की, एंड देन नाउ वी आर टॉकिंग और वी हैव टॉक्ड अबाउट द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स एज वेल। इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, इनमें कन्फ्यूजन्स भी हैं और डिफ्यूजन भी है। सो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की अगर हम बात करें तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क जहाँ पे नेटवर्क की टोपोलॉजी का आपको अप टू सम एक्सटेंट पता होता है। टोपोलॉजी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन कीप ट्रैक कि आपके नोड्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं। आपकी एक सिनारियो होती है और आपकी बाउंड्रीज होती है और आपको पता होता है कि आपके नोड्स जो हैं वो यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो यू कैन ट्रैक द करंट नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये जो ट्रैकिंग है इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन मेकिंग योर रूटिंग डिसीजंस। ऑन द अदर हैंड, जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क है वहाँ पे जो डिसीजंस हैं, हर एक नोड अपनी डिसीजंस खुद लेता है। ठीक है, आपने कहाँ जाना, यू टेक योर डिसीजन। आपने वहाँ नहीं जाना जहाँ पे आपको दूसरे का डेटा लेके आप चले जाए। नो, आप एक्चुअली अपने मोबिलिटी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे के डेटा को साथ लेके चलते हैं। इस तरह नहीं होता कि दूसरे के डेटा के लिए आप खुद अपने रूट्स को चेंज कर लें। नो, सो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में जो डिसीजंस है वो हम लोकली लेते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन नॉलेज। इट एक्चुअली कैन नॉट एज्यूम अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क कि आपके पास कंप्लीट पाथ टूवर्ड द डेस्टिनेशन वो अवेलेबल है और वो जो है एग्जिस्ट करता है। हम क्या करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में, स्टोर करते हैं पैकेट को, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं टू अनदर नोड। अपॉर्चुनिस्टिकली जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, और हर एक हॉप जो है वो आपके पैकेट को क्लोजर करेगा टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। सो एनी हाउ, मानेट और DTN में एक डिफरेंस क्या हुआ कि मानेट में भी कीप ट्रैक ऑफ द करंट नेटवर्क टोपोलॉजी, और उस करंट नेटवर्क टोपोलॉजी को ट्रैक करते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिर हम रूटिंग के डिसीजंस लेते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में ऑन द अदर साइड ये डिसीजंस हम लोकली लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है, किस रूट को फॉलो करना है, एंड सो ऑन। सो द नॉलेज इज़ लोकल, द डिसीजंस इज़ लोकल, एंड एवरीथिंग इज़ लोकल एक्सक्लूसिवली। ठीक है, और इसी तरह ऑपनेट में हमारे पास क्या है कि कंप्लीट एंड टू एंड नोड, कंप्लीट एंड टू एंड पाथ जो है टुवर्ड डेस्टिनेशन वो भी अवेलेबल नहीं होता। हम स्टोर कैरी फॉरवर्ड के ज़रिए पैकेट को डेस्टिनेशन के क्लोज करके लाते हैं। सो DTN इज़ एक्चुअली, जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था, वो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क है, जस्ट लाइक द मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। वहाँ पे हम कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे हम एंड टू एंड कनेक्टिविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो शर्त है उसको भी वहाँ हम रिलैक्स करते हैं, जस्ट लाइक वी डू इन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क। सो DTN was not specifically designed for mobile phones, right? Actually DTN को बनाने का जो पर्पस था वो हेट्रोजीनियस वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस के लिए था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और इस मूवमेंट को वो एज अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं टू डिलीवर द डेटा। वाइल जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क है, दे एक्चुअली शेयर द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द डिले टॉलरेंट नेटवर्क के सेंडर और रिसीवर का एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्शन का होना वो ज़रूरी नहीं है। जिस तरह DTN में एंड टू एंड कनेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में भी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एंड टू एंड कनेक्शन का एट द सेम टाइम होना वो ज़रूरी नहीं है। सो अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क, उसको आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर किसी नोड के पास कोई इंफॉर्मेशन है टू बी सेंट, तो ये उसको स्टोर करेगा। कब तक? जब तक ये इनकाउंटर ना करे अनदर नोड को। जब इसको कोई और नोड मिल जाए ये उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा। अगर ये रिसिप्ट नोड टारगेट है, ओके, टास्क इज़ कम्प्लीटेड। अगर ये टारगेट नहीं है तो ये रिसिप्ट नोड क्या करेगा, यही प्रोसेस करेगा, उसको स्टोर करेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा टू अनदर नोड,
अपॉर्चुनिस्टिकली। ये फॉरवर्डिंग का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है जब तक इंफॉर्मेशन आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाती। इन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क जो आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं दे आर क्लियरली डिफाइंड एज होमोजीनियस मोबाइल डिवाइसेस कैरिड बाय द इंडिविजुअल पर्सन्स। इसीलिए अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क को DTN से डिस्टिंग्विश करना चाहें थ्रू द यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बिट टेक्निकल कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स हैं और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं दे आर एक्चुअली होमोजीनियस मोबाइल डिवाइसेस। अगर होमोजीनियस डिवाइसेस हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क है इट इज़ एक्चुअली अ सबसेट ऑफ DTN। लेकिन ऑन द अदर साइड जो अनदर डिस्टिंग्विशेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिटवीन ऑपनेट एंड DTN में हम क्या करते हैं कि जो डिस्कनेक्ट पॉइंट है इज़ यूजुअली नोन इन एडवांस एंड समटाइम इट इज़ इवन नोन हाउ लॉन्ग दिस डिस्कनेक्ट विल टेक प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल नासा DTN में जो नासा की मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी उनको पता होता है कि डेटा स्पेस से ज़मीन तक पहुंचने में डिले काफ़ी ज़्यादा लगेगा, बट कब पहुंचेगा उनको एक्चुअली पता होता है, ठीक है। डिस्कनेक्ट पॉइंट्स का उनको पता होता है। लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स में ये जो डिस्कनेक्ट पॉइंट्स हैं ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल पर्सन्स की मूवमेंट पे और जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पैटर्न्स को, ठीक है। सो इस पॉइंट के बेस पे हम अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क को अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क कहते हैं। डिस्कनेक्टेड पॉइंट आपको पता नहीं होता इंडिविजुअल मूवमेंट, कब कौन आके आपके साथ इन कांटेक्ट में आएगा, कब आप पैकेट फॉरवर्ड करेंगे, नथिंग you know nothing actually about these things। कांटेक्ट कब होगा तो वो किसके साथ होगा, डिस्कनेक्ट अगर कनेक्शन है तो कितना मुझे वेट करना होगा, कितने टाइम के लिए मुझे पैकेट स्टोर करना होगा, कितने टाइम के लिए मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना होगा, कब तक जो है, ठीक है। सो इस पॉइंट के बेस पे कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ अ DTN बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो कुछ कहते हैं कि देयर इज़ अ सबसेट ऑफ DTN, सम व्हाइल अदर्स से कि इट इज़ एक्चुअली अ जनरल फॉर्म ऑफ अ DTN। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क और DTN में, इन DTN जो आपके पास वायरलेस डिवाइस हैं इट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, यानी डिले टॉलरेंट नेटवर्क में जो नोड है वो आपके पास मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है, वो आपके पास कोई स्मार्ट व्हीकल भी हो सकती है, ड्रोन भी हो सकता है, स्मार्ट बस भी हो सकती है, एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप, एनीथिंग। लेकिन जब हम अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क की बात करते हैं specifically in the context of pocket switched network, so we know that our device is a mobile device and we know that this device is carried by the human beings, okay। So we are more specific in opportunistic networks, okay। If opportunistic networks were डिस्टिंग्विश फ्रॉम DTN, अगर आप इस नेचर ऑफ मोबाइल डिवाइस कैरियर को सामने रखें और फिर दोनों को आप कंपेयर करें तो डिस्टिंग्विश इसमें ये होगी कि जो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स हैं इट कुड बी क्लासिफाइड एज अ सबसेट ऑफ DTN। हाउएवर इफ़ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोबिलिटी पैटर्न, के जो मोबाइल डिवाइसेस की जो मोबिलिटी पैटर्न है, सो DTN कुड बी seen as a subset of OPNet because जो disconnection point है and the time in a DTN है that is often known in advance, लेकिन जो OPNet है उसमें ये चीज़ें हमारे पास इसकी एडवांस में हमें पता नहीं होती। So these were some comparisons. Now let us move to another topic and that is data delivery in opportunistic network. डेटा डिलीवरी मीन्स के सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा किस तरह पहुंचता है।
अदर वर्ड्स रूटिंग किस तरह होती है ये भी आप कह सकते हैं. So it is actually a problem. Data delivery in opportunistic network is challenging problem because of the two factors. एक तो है unpredictable mobility patterns of the mobile users, and the second is the resource constraint of the mobile devices. So data delivery पे जब भी हम बात करते हैं in opportunistic networks, ये दो challenges हमारे सामने आती हैं, unpredictable mobility and the resources constraints of the devices that we carry. Therefore most of the work जो opportunistic network में लोग करते हैं, that is on the design of data delivery protocol. तो जो डेटा डिलीवरी प्रोटोकॉल है वो भी इन दो चैलेंजेस को सामने रख के ये डिसीजंस लेगा. और जो डेटा डिलीवरी के प्रोटोकॉल्स हैं फॉर अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क, उनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक को हम कहते हैं फॉरवर्डिंग एंड एक को हम कहते हैं डेटा फॉरवर्डिंग और एक को हम कहते हैं डेटा डिसमिनेशन. ठीक है. सो डेटा डिलीवरी प्रोटोकॉल्स या तो फॉरवर्डिंग की कैटेगरीज में होंगे या डिसमिनेशन की कैटेगरी में हो सकते हैं. लेट अस सी फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल. वेरी सिंपल, एज द नेम इंडिकेट. मोस्ट ऑफ द रिसर्च फॉर द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क इट एक्चुअली फोकस ऑन दिस कैटेगरी. इसको हम रूटिंग भी कह सकते हैं. फॉरवर्डिंग जहाँ पे है, रूटिंग वहाँ पे है. इस अप्रोच में या इस डेटा फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल में जो आपका डेटा है दैट नीड्स टू बी डिलीवर इट, जो डेटा आप डिलीवर कर रहे हैं उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मस्ट होना चाहिए. जो फॉरवर्डिंग प्रोसेस है इस केस में ये सिंगल हॉप और मल्टीपल हॉप हो सकती है in order to reach the packet, but you must need the destination address because the destination address हमारे पास पहले से known होता है in advance. Main target of this forwarding protocol is to move the message as closer as possible to the destination in each step, in each hop. So forwarding protocol usually choose the next hop towards the final destination by actually estimating the probability of delivery to the destination node. तो इसमें जो information है such as node की contact history क्या है, उसकी spatial information क्या है, location information क्या है, उनको हम use करते हैं in order to calculate the value कि अगर हम इसके हवाले, इस नोड के हवाले ये करेंगे तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो पैकेट है वो नेक्स्ट स्टेप में डेस्टिनेशन के मज़ीद करीब हो जाएगा. सो जो फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं इनको मज़ीद हम दो कैटेगरीज में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एंड द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी एक्चुअली यूज़ इन प्रिडिक्टिंग द टोपोलॉजी चेंजेस इन द नेटवर्क. सो जो कैटेगरीज हैं हमारे पास वो फ्लडिंग बेस्ड हैं, इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड की एक कैटेगरी है. फ्लडिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स इस कैटेगरी में हमारे पास जो है फ्लडिंग पे हमने पहले भी बात की थी जब हम पढ़ रहे थे एपिडेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल को इन द DTN विच फॉलो एक्चुअली द फ्लडिंग बेस्ड अप्रोच. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. हर एक नोड जो है वो कैरी करता है एक मैसेज को और उस मैसेज को वो फॉरवर्ड करता है टू ऑल द नोड्स इट इनकाउंटर्स in order to deliver the packet to the final destinations. And this is called the pure flooding policy. The idea behind is like that in the absence of detailed information about a possible path to the destination, आप क्या करते हैं, आप मैसेज को सेंड करते हैं everywhere. फ्लड करते हैं एवरीवेयर, मैसेज को सेंड करते हैं विद चांस कि ये जो है वो डेस्टिनेशन के करीब हो जाएगा. अब अगर कोई नोड है वो फॉरवर्ड करता है इस मैसेज को टूवर्ड द एवरी नोड इट मीट्स, इट विल एवेंचुअली रीच द डेस्टिनेशन. बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हाई ओवरहेड नेटवर्क में हम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी मैसेज ट्रांसमिशन. सो फ्लडिंग का अप्रोच जो है वो इफ़ेक्टिव तो है इन द सेंस कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, लेकिन ऑन द अदर साइड जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ द हाई ओवरहेड इन्वॉल्व्ड इन सेंडिंग द अननेसेसरी मैसेजेस. इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल हैं दे एक्चुअली यील्ड द हाईएस्ट थ्रूपुट एंड द लोवेस्ट डिले. They actually try to achieve the highest throughput and they actually try to get low delay, but
दे विल सफ़र फ्रॉम हाई एनर्जी। रिमेंबर, इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने बताया कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनमें रिसोर्सेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, तो जो प्रोटोकॉल्स आप डिज़ाइन करेंगे यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फैक्ट। लेकिन जो फ्लडिंग के प्रोटोकॉल्स हैं एक्चुअली दे विल सफ़र फ्रॉम हाई एनर्जी कॉस्ट एंड रिसोर्स कंजम्पशंस because of the high traffic overload generated by each and every node in the attempt to send the packet toward the destinations. इस कैटेगरी का जो एक प्रोटोकॉल है that is the ERP, Epidemic Routing Protocol, is an example of a such protocol. और epidemic routing में if you revise the concept from your memory, it actually depends on the theory of epidemic algorithms. और ये क्या करते हैं, पास करते हैं मैसेज को बिटवीन टू नोड्स एज दे कम इनटू कांटेक्ट विद वन अनदर एंड दे इवेंचुअली डिलीवर द मैसेज टू द डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे EPR में हर एक नोड जो है इट एक्चुअली इंटरनली मेंटेन्स एन इंडेक्स ऑफ ऑल द मैसेजेस जो कि वो कीप करते हैं, that is actually kept by the node at that time. उसकी एक इंडेक्स कॉपी वो अपने पास रखते हैं और इस इंडेक्स ऑफ ऑल द मैसेजेस दैट दे हैव उसको हम कहते हैं समरी वेक्टर। तो जब दो नोड्स आपस में मिलते हैं इन द एपिडेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स, दे एक्चुअली एक्सचेंज दिस समरी वेक्टर्स विथ वन अनदर। अब इस एक्सचेंज ऑफ समरी वेक्टर को it is actually used to determine कि जो सोर्स नोड है इसके पास मैसेज क्या है जो कि इसको प्रीवियसली मिला था। मतलब अगर कोई नोड आपको पैकेट सेंड कर रहा है और वो आपको पहले से मिल चुका है तो उसको डिस्कार्ड कर दे, अगर नहीं है तो उसको कीप कर लें, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एपिडेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल कि यहाँ पे हर एक मैसेज जो है, हर एक नोड जो है वो अपने पास ये वेक्टर सेव रखता है, लिस्ट सेव रखता है ऑफ ऑल द मैसेजेस दैट इट हैज़, और ये जो लिस्ट समरी है ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं व्हेन दे मीट। और इसके अलावा हर एक मैसेज में एक यूनिक ग्लोबल आईडी भी होती है हर एक मैसेज की। इस प्रोटोकॉल में मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन का एड्रेस हमारे पास होता है, तो हर एक मैसेज किसके लिए एड्रेस है उसकी एक यूनिक आईडी वो होती है टू इट। ये EPR में हेल्प करता है कि वेदर इट हैज़ बीन प्रीवियसली सीन और नॉट। अगर मैसेज पहले से है तो उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। इसके अलावा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस के अलावा इसमें मैसेज में एक और फील्ड भी होता है, दैट इज़ अ बिट टेक्निकल, लेकिन लेट मी टेल यू कि वहाँ पे एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं हॉप लिमिट फील्ड, एंड दैट इज़ एक्चुअली यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ हॉप्स इट इज़ अलाउड टू ट्रैवल। यानी इस तरह नहीं है, लेट सपोज अगर आप ये लिमिट नहीं रखेंगे और आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलता तो आपका जो पैकेट है वो फॉर एवर जो है एक नोड से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे में जो है वो ट्रैवल करता रहेगा। सो यू मस्ट नीड टू डिफाइन अ लिमिट, और उस लिमिट के लिए एक फील्ड है और उस फील्ड को हम कहते हैं हॉप लिमिट फील्ड। और इसके अलावा मैसेज फ्लडिंग को हैंडल करने के लिए कोई नेटवर्क कोडिंग बेस टेक्निक था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मैसेजेस फ्लडेड बाय द नोड्स। Well, this was the first type of protocols in this category. The second one is context based, and जो context based protocol है they actually exploit, जिस तरह नाम से जाहिर है, some information which will help them in making their decision, right, कि नेक्स्ट हॉप मैसेज के लिए कौन सा होगा। इस कैटेगरी का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट प्रोटोकॉल, एंड दिस प्रोटोकॉल एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स द कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री टू सेलेक्ट द नेक्स्ट हॉप। यानी आपको नहीं पता कि आपका जो कैरियर है वो कौन है, आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या ये नोड आपके डेटा के लिए फिजिबल है, क्या ये आपके डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं।
लेट्स सपोज आपके पड़ोस में 4-5 बंदे रहते हैं और आपने कोई पार्सल जो है वो पेशावर कैंट सेंड करना है, और आपको पता है कि इन पांचों की हिस्ट्री क्या है। एक बंदा हयाताबाद डेली जाता है, एक बंदा जो है वो हशनगरी डेली जाता है, तीसरा बंदा जो है वो लेट्स सपोज कैंट जाता है, उसकी जॉब पोस्टिंग वहाँ पे है। तो आपको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता है, तो आप पैकेट किसके हवाले करेंगे, हयाताबाद वाले के पास के साथ या हशनगरी वाले के साथ या जो है वो कैंट वाले के, ऑब्वियसली कैंट वाले के पास, क्योंकि आपको उसकी हिस्ट्री का पता है एंड यू आर श्योर कि आपका पैकेट जो है वो कैंट तक पहुंचा देगा। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रोटोकॉल। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हिस्ट्री बेस्ड पे अपनी डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द हिस्ट्री बेस्ड रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क, हाई बोप। यहाँ पे भी जो है वो नोड्स एक्चुअली यूजेस द हिस्ट्री इंफॉर्मेशन टू चूज द नेक्स्ट हॉप। सिमिलरली जो मैसेजेस हम फॉरवर्ड करते हैं इन दीज प्रोटोकॉल्स दे एक्चुअली शेयर increasing amount of contextual data or information with the message destination. और भी protocols हैं, for example Mobi Space है, and another protocol is meeting and visit protocol. All these protocol actually exploit the historical information about the node, और इसके अलावा उनके mobility patterns क्या हैं। Let's suppose एक बंदा कैंट में काम तो नहीं करता, लेकिन उसका मोबिलिटी पैटर्न, उसका जो रास्ता है वो कैंट से ज़्यादा है। सो मोबिलिटी पैटर्न को भी अगर आप सामने रखेंगे तो उसके कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मोबी स्पेस हैं या मीटिंग एंड विजिट्स हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं दे एक्चुअली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को भी सामने रखते हैं और साथ में मोबिलिटी पैटर्न्स को भी, एंड द प्लेसेस नोड्स फ्रीक्वेंटली विजिट, ये कहाँ जाते हैं। बट दिस इज़ अ बिट चैलेंजिंग। आप किसी को क्यों बताएंगे कि आप कहाँ पे जा रहे हैं? वाई यू वुड शेयर योर हिस्टोरिकल डेटा विद समवन एल्स। जो सेकंड प्रोटोकॉल की जो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल, एक्चुअली यहाँ पे डिसेमिनेशन, जो आपके पास जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं they need to be delivered, they have no specific destination address. There is the basic difference. पहले में destination address का हमें पता होता है, यहाँ पे destination address का हमें पता नहीं होता। So data dissemination is actually a process of moving your data objects from source node to other nodes that are interested in the data objects. So instead of using the physical addresses, अब एड्रेस का तो आपको पता नहीं है, फिजिकल एड्रेसेस आप यूज़ नहीं कर सकते, so you have to need some other information, meaningful identifier. For example, आप यूजर्स नेम को यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा. So in data dissemination protocol, the data needs to be delivered to anyone who are actually interested, right? And not to any specific destination. इंटरेस्ट बेस पे, कंटेंट बेस पे आप डिसीजंस लेते हैं डेटा को फॉरवर्ड करने की. सो इस इन्वायरमेंट में द यूज़र जनरेट डेटा एंड वांट्स टू शेयर it with others. So the user who generate data are actually unaware of the node's interest in their data. आपको पता नहीं कि जो आपका नेबर है वो आपके डेटा में इंटरेस्टेड है या नहीं है. अब यहाँ पे a number of approaches को आप यूज़ कर सकते हैं और डेवलप भी हो चुकी है रिसेंट ईयर्स में कि डेटा डिसेमिनेशन पे फोकस किस तरह किया जाए, किस तरह इंटरेस्ट फाइंड किया जाए, किस तरह डेटा को शेयर किया जाए, किस तरह अदर मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग द यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स वो जो है वो डेवलप किए जाएं. सो इट इज़ एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ सोशियो अवेयर प्रोटोकॉल. ठीक है, एक प्रोटोकॉल है एक्चुअली सोशियो अवेयर, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी. यहाँ पे हम क्लस्टरिंग बेस्ड अप्रोच को यूज़ करते हैं. ठीक है, सोशियो अवेयर प्रोटोकॉल में क्लस्टरिंग बेस्ड अप्रोच को, कि आपके क्लस्टर में कौन कौन से नोड्स हैं जो कि आपका डेटा में इंटरेस्टेड हैं. हर एक क्लस्टर में, if we are talking about the socio-aware protocol which is a dissemination protocol for opportunistic network, वहाँ पे हमारे पास क्लस्टर का कॉन्सेप्ट होता है और हर एक क्लस्टर या हर एक कम्युनिटी में we actually select a centralized node जिसको हम ब्रोकर नोड कहते हैं. ठीक है, we don't know about any
person who is interested in our content. So हम क्या करते हैं, एक broker node को अपनी community में, अपने इलाके में select करते हैं. अब ये जो node है, it actually will do some calculation to find to spread your data to other communities that have the similar interest. Similarly, जो इस कैटेगरी के का जो प्रोटोकॉल है जो सोशो अवेयर है, इट एक्चुअली सपोर्ट अ पैराडाइम जिसको हम कहते हैं पब्लिश सब्सक्राइब पैराडाइम. और ये अप्रोच बाकी प्रोटोकॉल्स में भी यूज़ होता है, लाइक सोशल कास्ट विच इज़ आल्सो अ प्रोटोकॉल फॉर द डिसमिनेशन प्रोटोकॉल कैटेगरी. एक्चुअली इन इस पब्लिश सब्सक्राइब पैराडाइम में होता क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं. एक आपके पास पब्लिशर होता है who will publish the message. एक आपके पास सब्सक्राइबर होता है who actually subscribe his interest to the system. एंड एन इवेंट ब्रोकर होता है नेटवर्क का जो कि मैच करता है एंड डिलीवर करता है इवेंट्स को टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सक्राइब. Therefore, इस कैटेगरी में when a node has a publication, a message to send, it send it to the broker node within the community. जो उस कम्युनिटी में, जो उस क्लस्टर में ब्रोकर है, वो अपनी जो पब्लिशिंग है, जो मैसेज है वो पब्लिश कर देता है. जब ब्रोकर नोड को ये पब्लिकेशन मैसेज मिल जाता है, ये क्या करेगा, मैच करेगा जो उसके पास सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है, कौन कौन इसमें इस सर्विस में इंटरेस्टेड है. अगर कोई मैच फाउंड हो जाए, इट विल फ्लड द कम्युनिटी विद द पब्लिकेशन. एंड दिस ऑपरेशन में भी परफॉर्म्ड यूनिकास्ट भी हो सकती है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल. एक्चुअली ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें वी एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टू कीप अप टू डेट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, इसकी एक सिंपल एग्जांपल्स ये हो सकती हैं कि आपका इंटरेस्ट है ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में, टूरिज़म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में. सो यू एक्चुअली पब्लिश अ मैसेज टू द ब्रोकर, आई एम इंटरेस्टेड इन टूरिज़म इंफॉर्मेशन. अगर आप अपनी लिस्ट में चेक कर लें, अगर कोई है जिनका इंटरेस्ट भी टूरिज़म में है, तो आप जो है हम दोनों को लिंक कर लें. सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल. लेकिन इस टाइप के प्रोटोकॉल्स में दे एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टू कीप अप टू डेट इंफॉर्मेशन. ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोटोकॉल्स है इस कैटेगरी में. जिस तरह मैंने बताया, सोशल कास्ट है, एंड सोशल कास्ट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द एजम्पशन के जो आपके यूज़र्स हैं विद कॉमन इंटरेस्ट, they tend to meet each other more often than other users. This is an assumption कि similar interest वाले persons जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं आपस में as compared to the person जिनका interest same ना हो. एक्चुअली इसमें भी 3 स्टेप्स हैं. एक में हम इंटरेस्ट डिसेमिनेशन कहते हैं, एक में हम कैरियर सिलेक्शन एक को हम कहते हैं, और तीसरे को हम मैसेज डिसेमिनेशन कहते हैं. सो इंटरेस्ट डिसेमिनेशन में क्या होता है कि हर एक नोड ब्रॉडकास्ट करता है कंट्रोल मैसेज को, जिसमें वो तमाम चीज़ों की लिस्ट होती है जिसमें उसका इंटरेस्ट है. आई हैव इंटरेस्ट इन फूड, आई हैव इंटरेस्ट इन वाचिंग मूवीज़, आई हैव इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू म्यूज़िक. यू क्रिएट अ लिस्ट एंड देन ड्यूरिंग दिस स्टेप you actually disseminate your interest list to the neighbor. फिर इसके बाद जो कैरियर सिलेक्शन स्टेप है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं हर एक इंटरेस्ट की अगेंस्ट द हाईएस्ट among those communicating with the neighbors. आपके नेबर्स में कौन कौन से इस तरह के नोड्स हैं जिनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के साथ सेम है. इफ़ द यूटिलिटी ऑफ एनी नेबर इज़ हायर, वहाँ पे कोई वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर इंटरेस्ट मैच कर जाए, फिर हम मैसेज डिसेमिनेशन स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं. तो पहले हम अपने इंटरेस्ट वाले नोड्स को सर्च करते हैं, फिर उनके साथ हम एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस डिसेमिनेट करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं टू द इंटरेस्टेड नोड. So this is the approach used by the social caste protocol. And also we have another protocol जिसको हम कहते हैं content place. Lastly, let us talk about some challenges that these networks are facing. The first challenge faced by the opportunistic network is connectivity. Well, जितने भी हमारे पास solutions हैं या studies हैं on the opportunistic network, they actually focus on the forwarding algorithms
रिमेंबर अभी हमने दो कैटेगरीज पढ़ी प्रोटोकॉल्स की। एक को हमने कहा था forwarding protocol, which was the first category, and the second one is dissemination. So the focus is on the forwarding, जिसमें हमारे पास destination address पहले से हमें पता हो। So accordingly इस context में हमारे पास 3 categories of constraints हैं जो कि कोई भी forwarding protocol या algorithm उसको consider करेगा for the opportunistic communication in opportunistic networks। वो constraints challenges भी हैं opportunistic networks के, और वो क्या क्या हैं? The first one is connectivity, the second one is sparse network, and the first one is connectivity, the second one is mobility, and the third one is resources। So connectivity, very simple, that is actually the probability के end-to-end path exist करेगा between any two random nodes। Actually this is an uncertain situation, and stochastic aspects of connectivity of the links need to be keep in mind as well। So the percentage of nodes connected to the largest connected subgraph, if अगर आप network को as a graph consider कर ले तो कितने nodes हैं जो कि connected है with the largest connected subgraph due to mobility, to share the radio range and the lack of resources। connectivity is rarely at 100% rate। आप कभी भी 100% को अचीव नहीं कर सकते। कभी आपके पास कनेक्टिविटी जो है वो 0 होगी, कभी जो है वो मतलब 0 और 100 के दरमियान। बट अकॉर्डिंगली हम नेटवर्क्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक को स्पार्स, एक को क्लस्टर और एक को कनेक्टेड। स्पार्स नेटवर्क वो होगा जहाँ पे कोई लार्ज क्लस्टर नहीं होता बिटवीन एनी टू नोड्स। जिस तरह नाम से जाहिर है, नोड्स आपके पास आइसोलेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सम टाइम दे कम अक्रॉस विद अदर नोड्स। तो उस केस में जो नोड्स हैं दे एक्चुअली एक्सप्लॉइट देयर लिमिटेड कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन टू एक्सचेंज डेटा। जबकि जो हमारे पास क्लस्टर्ड नेटवर्क है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक scenarios। Indeed, in real worlds, nodes need to organize themselves into into clusters, or many examples can be considered। For example, number of vehicles हैं around a crossroad or in front of a traffic light, so there is a cluster। ठीक है, कहीं पे कंजेशंस हैं और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो गई, देयर इज़ अ क्लस्टर। कहीं पे पार्किंग है और गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी है, देयर इज़ अनदर क्लस्टर। इसी तरह कोई कैंपस है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं, सो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कैंपस इज़ अ क्लस्टर। कहीं रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे देयर इज़ अ क्लस्टर। इवन अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट मूव टुगेदर, देयर इज़ अ क्लस्टर। So cluster is very common in real world scenario। So consequently these nodes form a separated connected cluster। cluster आपस में connected होता है लेकिन दूसरे clusters के साथ वो connected नहीं होता। So intercluster and intra and inter cluster communication। okay, इसी तरह जो है वो जो nodes है within the same cluster they actually have a high connectivity। okay, that is obvious, लेकिन कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड्स इज़ वेरी लो, और डेटा एक्सचेंजेस भी कंपैरेटिवली हमारे पास वेरी लो है। सो दे नीड टू बी रिलाई ओवर अदर नोड्स जो कि इस क्लस्टर को लीव कर रहे हैं, इस ग्रुप से निकल रहे हैं। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नोड टू कैरी द डेटा टुवर्ड्स अनदर क्लस्टर बिफोर लीविंग द क्लस्टर एंड जॉइनिंग अनदर क्लस्टर। Okay, and then we have the connected network, which is the third type, and almost connected network आपको पता है कि that is like कि हर वक्त पे connectivity आपके पास अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे जो है जो नोड की डेंसिटी है वो आपके पास हाई होगी तो कनेक्टिविटी हाई होगी। कुछ एरियाज होंगे, कुछ क्लस्टर होंगे जो कि आइसोलेटेड होंगे जहाँ पे, या कुछ नोड्स होंगे जो कि जो है वो आइसोलेटेड होंगे, लेकिन नॉर्मली आपके पास हाई नोड डेंसिटी की वजह से आपका नेटवर्क की कनेक्टिविटी वो 100% होती है, और एंड टू एंड पाथ आपके पास लाइकली टू बी फाउंड बिटवीन अ रैंडम पेयर ऑफ नेटवर्क्स। सो इवन ड्यू टू मोबिलिटी ये जो फ्लक्चुएशंस आएंगी वो उसकी वजह से एंड टू एंड पाथ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और एंड टू एंड पाथ इज गोइंग टू बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज अवेलेबल फॉर कन्वेंशनल एड हॉक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। प्रोएक्टिव रिएक्टिव प्रोटोकॉल अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आप कर सकते हैं।
अनदर चैलेंज इज़ मोबिलिटी, और इस पे हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में भी, एंड इट एक्चुअली डिफाइंस कि आपके नोड किस तरह मूव कर रहे हैं. बट हेयर मोबिलिटी इज़ अ बिट डिफरेंट बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल. सो द फैक्टर दिस इज़ द फैक्टर दैट एक्चुअली डिटरमाइंस कि आपकी टोपोलॉजी किस तरह की होगी ओवर द टाइम. Mobility actually defines the sequence of connectivity graph snapshots of the network and how these snapshots are related to one another. So end-to-end routes अगर नहीं है, so it is important to study the mobility pattern और उसकी जो stochastic properties है उसको भी आप so the common mobility properties are like forwarding algorithms कौन से हैं, इंटेंसिटी क्या है, लोकेलिटी, रेगुलरिटी, हेट्रोजेनिटी, कोरिलेशन एक्सेट्रा. सो वट एवर मोबिलिटी यू नोस. रिसोर्सेज पे भी हम बात कर चुके हैं कि आपके जो डिवाइसेस हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड इन पावर, लिमिटेड इन कंप्यूटेशन, लिमिटेड इन स्टोरेज, लिमिटेड इन कम्युनिकेशन. सो ऑल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स दे आर एक्चुअली लिमिटेड. और रिसोर्सेज पे मोर स्पेसिफिकली जब हम जाते हैं सो हमारे पास दो तरह की रिसोर्सेज हैं, एक नेटवर्क की रिसोर्सेज हैं और एक हमारे पास लोकल रिसोर्सेज हैं. सो जो आपके पास नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं, opportunistic networks they actually inherit the very same limitations from the traditional networks. like आपके पास traditional wireless networks में आपके पास जो error rates हैं वो high होते हैं, bandwidth limitations होती हैं, throughput आपको इतना अच्छा नहीं मिलता वगैरह. so जो traditional wireless networks की जो हैं वो यहाँ पे भी हैं networks resources में. बट जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स हैं एडिशनली दे विल आल्सो सफ़र फ्रॉम लिमिटेड बैंडविड्थ एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक एरर्स. सो दिस इज़ समथिंग नॉट यूनिक बट वेरी मच कॉमन इन द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क. सो जो फॉरवर्डिंग सोल्यूशंस हैं जो आप प्रपोज करेंगे दे मस्ट हैव टू डील्स विद सच टाइप ऑफ थिंग्स कि आपके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इन रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करें. इसके अलावा लोकल रिसोर्सेज हैं. सो लोकल रिसोर्सेज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नोड्स फॉर्मिंग द नेटवर्क्स. नेटवर्क्स आपके पास जो हाइब्रिड नेटवर्क्स होते हैं दे कैन एक्चुअली कंटेन नोड्स, दे हैव रिलेटिवली like उसकी जो resources हैं वो different हो सकते हैं depending on the nodes. so the type of node you need to be keep into consideration. for example उसकी जो resources है, हर एक node के resources like processing power, like memory, like storage, like battery life, they actually vary dramatically बेस्ड ऑन आप क्यों मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसकी बैटरी एक तरह की होगी, आप जो हैं वो सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बैटरी लाइफ दूसरी तरह की होगी. सो डाइवर्सिटी इन द मोबाइल डिवाइसेस कैन एक्चुअली लीड डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन. सो जो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क की जो भी टेक्निक्स हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली. सो दिस वाज अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.